हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और हो रहा है थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन भाई ऐसे कैसे पेल रहा है यहाँ पर क्रिस्टियानो भाई। दो गेम में भी क्या भाई, आप कह सकते हो कि 1.5 गेम में यहाँ पर उसने 2 लगातार हैट्रिक ठोक दी भाई। और क्या चाहिए, ठीक है हम मान सकते हैं कि यहाँ पर भाई रेलीगेशन बैटलिंग टीम थी सामने, लेकिन अपनी तो डिमांड ही बहुत कम है भाई। अपनी तो बहुत कम डिमांड है भाई। 65th हैट्रिक मार दी उसने यहाँ पर 2 फ्री किक मार दी, चिप भी मार भाई। बंदे की मासूमियत देखो भाई, फैंस ने मांगा भी नहीं, उसने चिप गोल भी दे दिया अपने को। लेकिन भाई मैंने यहाँ पर पिछले वाला हैट्रिक भी देखा, लेकिन उसको कवर नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस वाले उसकी बात करें, दोनों में ही अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करूंगी, क्रिस्टियानो के ये गोल्स जो आ रहे हैं ना, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ठीक है आप कह सकते हो कि आए यार ये ऑपोजिशन ऐसे वैसा है फलाना ढिमकाना, और यहाँ पर अनन्या पांडे चूतिया है, लेकिन यहाँ पर जो एक कंक्लूजन है ना भाई, वो ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई शार्प दिख रहा है। अब भाई देखो, मैं अपने भैया के एंगेजमेंट वगैरह के चक्कर में मैं यहाँ पर यूरोपियन वर्ल्ड फ्रेंडलीज नहीं देख पाया, लेकिन डेफिनेटली भाई यहाँ पर अगर इन 2 मैचेस की मैं बात करूँ ना, तो भाई वो क्विक भी है, शार्प भी है। ना ही सिर्फ भाई वो यहाँ पर गोल्स की अगर हम बात करें उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, बल्कि वो असिस्ट की बात करें या फिर पासिंग की बात करें, पोजीशनिंग की बात करें, भाई वो बढ़िया लेवल पे दिख रहा है। और इस सबसे सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है अपने को, और वो है यूरो 2024। भाई अल नासर तो गई यहाँ पर मेरे को क्या है भाई, नाले में जाके गिरे, लेकिन भाई साहब अगर इस मोमेंटम को क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरो 2024 लेके जाता है ना भाई मेरे को लगता है कि यूरो 2024 की सबसे बड़ी स्टोरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग होगी, और रोनाल्डो विल नॉट फेल। जिस तरीके के वो गोल्स हैं, जिस तरीके का यहाँ पर उसमें वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहते हैं ना, लाइक वो कॉन्फिडेंस की बात करें, वो एक्साइटमेंट की, भाई लगता ही नहीं है कि वो 39 ईयर्स ओल्ड है। ऐसे में भाई दिस इज अमेजिंग भाई, एक आता है कॉन्फिडेंट आता है। और अभी जिस तरीके से पिछले कुछ दिन पहले अगर हम बात करें जाओ कैंसेलो की, फिर वो यहाँ पर आई थिंक स्लोवेनिया से हार गए थे। उसके बाद जिस तरीके से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पार्टिसिपेशन की बात कर रहे थे कि पोर्चुगल में उसको खिलाना चाहिए, उसको रेगुलर स्टार्टर रखना चाहिए, बेंच पे है फर्नांडो सैंटोस की तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए, कैसे है रोनाल्डो के प्लेयर पावर की बात करें, उसके बॉक्स ऑफिस यहाँ पर स्टेटस की बात करें, उसके चक्कर में यहाँ पर पोर्चुगल यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करेगी। इन सब को एक बहुत करारा जवाब मिल रहा है, क्योंकि भाई 1.5 गेम में 6 गोल 2 असिस्ट मजाक की बात नहीं है। और ऐसे अपन ये भी भूल रहे हैं कि 900 गोल के करीब भी बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। खैर, इसी के साथ अगर बात करें अपनी अगली स्टोरी की, तो भैया यहाँ पर हालैंड के रिगार्डिंग एक काफी कह सकते हो कि एक नेगेटिव इस समय अब मीडिया ट्रायल चल रहा है। अब देखो, आर्सेनल के अगेंस्ट यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी बुरी नहीं थी, देखो बुरी तो दोनों टीम में से कोई भी नहीं थी, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिनसे आप बहुत एक्सपेक्ट करते हो, और हालैंड उनमें से सबसे ऊपर का नाम था। अब देखो, मैं यहाँ पर कहूंगा कि अगर आपने हालैंड से भी एक्सपेक्ट किया था, तो एक्सपेक्ट तो केविन डी ब्रुयने से भी करना था। और इसमें सिर्फ सिटी की स्टारडम को ही क्यों देखना, अगर आपने एक्सपेक्ट इन सबसे किया था, तो आर्सेनल के प्लेयर्स कौन से दूध के दूल्हे हैं। लेकिन अगेन हालैंड है तो भाई देखो उसको लपेटा जा रहा है। हाल ही में रॉय कीन ने यहाँ पर एक फुटबॉल पॉडकास्ट पे ये कहा कि भाई हालैंड गोल स्कोरिंग के मामले में बहुत ज़्यादा सही है, लेकिन भाई उसका जो जनरल प्ले है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। वो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, और कितना खराब है, लीग 2 के मतलब गोल स्कोरिंग के मामले में भाई सलमान खान है, लेकिन यहाँ पर अगर आप पासिंग वगैरह की बात करते हो तो लेवल यहाँ पर तारा सुतारिया लेवल का आ जाता है। लेकिन यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भाई अब काफ़ी सारे जो पंडित की बात करें, या फिर अगर हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, तो काफ़ी सारे जो अपने ओपिनियंस एनालिस्ट हैं वो ये बताते हैं कि हालैंड का जो अगर जनरल प्ले की बात करोगे ना, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है, जिससे भाई मैं भी एग्री करता हूँ। ये वाला गेम डेफिनेटली हालैंड का जनरल प्ले देखने को नहीं मिला। वो इसके पीछे ये नहीं है कि हालैंड कर नहीं पा रहा, खेल नहीं पा रहा, इसके पीछे का रीज़न ये था कि विलियम सालिबा और गैब्रियल की हम बात करें, अगर आप आर्सेनल के पूरे डिफेंसिव कोऑर्डिनेशन की बात करोगे, और अगर आप सेंटर बैक पेयरिंग की बात करोगे, भाई वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। उसमें हालैंड को क्या है यहाँ पर, अगर आप किसी और स्ट्राइकर को, तो शायद से वो तो दिखता भी नहीं। तो मेरे को लगता है कि हालैंड के रिगार्डिंग ये जो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है, ये अब थोड़ा सा ओवर द टॉप जा रहा है। हाँ, लेकिन इसका मतलब मैं अभी भी अपने क्रिटिसिज्म से पीछे नहीं हटूंगा, जो पिछले वीडियो में मैंने दिया था कि हालैंड का ये जो जनरल प्ले और ये गोल स्कोरिंग ठीक है, लेकिन उसका बिजनेस एंड ऑफ द सीजन में
क्लिनिकल गोल स्कोर करना तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, इसी के साथ बात करते हैं अब एक बड़ी अपडेट से। अब पिछले फुटबॉल डेली एपिसोड की अगर हम बात करें तो नेमार के रिगार्डिंग मैंने तुमको अपडेट दिया था कि भाई कैसे यहाँ पर इस समय स्पेनिश मीडिया नेमार बारसा की स्टोरी को पका रही है, और उसके पीछे मैंने तुमको बता देते, देखो भाई लेपोर्ता है, मार्की साइनिंग कर सकता है, नेमार है, एक्स बारसा प्लेयर है, और कोई ना कोई मेस्सी के बाद उनको अखबार वगैरह बेचने के लिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन ऐसे में यहाँ पर अब एक चीज कंफर्म हुई है कि नेमार यहाँ पर अल हिलाल को 2025 में छोड़ देगा। ऐसे में यहाँ पर एक बढ़िया डेस्टिनेशन सामने निकल के आई है, और उसके पीछे का हिंट भी बता देते हैं। असल में हाल ही में नेमार यहाँ पर एक कंपटीशन की ट्रॉफी को इनॉग्रेट वगैरह करने गए थे, उस इवेंट में शिरकत करे थे, और ब्राजीलियन टीम ही यहाँ पर खेल रही थी। ऐसे में वो यहाँ पर सेंटोस के ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, और वहाँ पर उनको बोलते हैं कि वो यहाँ पर अपने आप को 2025 में ब्राजीलियन फुटबॉल लीग में देखते हैं। भाई अगर ऐसा होता है तो 2013 के बाद लगभग 12 साल बाद वो वापस से ब्राजीलियन फुटबॉल में आ सकते हैं। और ब्राजीलियन फुटबॉल आप कह सकते हो कि हाँ, ये MLS सऊदी प्रो लीग से तो काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक है, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल है, और काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है उस लीग की। इसके पीछे का रीज़न ये बताया जा रहा है कि नेमार, अगर अब देखो नेमार बैक टू यूरोप हो सकता है, लेकिन गिवन द फैक्ट कि वो कितने साल का होगा, फिर उसकी इंजरी प्रोन वगैरह का रीज़न, और प्लस यहाँ पर उसके पैसों की डिमांड वगैरह, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगी सिचुएशन। लेकिन अगर वो ब्राज़ील जाता है, वो भी अगर अपने चाइल्डहुड क्लब में जाता है, अपने एक्स क्लब में जाता है, तो उसके थ्रू वो यहाँ पर इंटरनेशनल टीम में वापस से अपनी जगह बना सकता है। क्योंकि अगर नेमार को कंसिस्टेंसी मिल गई तो वो पेल तो देगा, ये तो सही। और नेमार को पेलते हुए देखना ही मेरे को अब इस समय चरम सीमा पे सेटिस्फाई कर सकता है आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाँ मतलब ठीक है, मियां खलीफा भी कर सकती है। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर बार्सिलोना के रिगार्डिंग, अब देखो यहाँ पर ये अटकलें तो लगाई जा ही रही हैं कि भाई कैसे यहाँ पर जावी को रोका जाए, ये करा जाए, वो करा जाए। लेकिन मैनेजर मार्केट में ना इस समय बड़ी हलचल सी है। ऐसे में जब तुम सोच रहे होंगे कि भाई जब जावी नहीं मान रहा तो बार्सिलोना दूसरे मैनेजर को ढूंढे, अभी तो बड़ा उछल रही थी। अब कैसे यहाँ पर लेपोर्ता और ये पूरा का पूरा PR मीडिया इस तरीके से बताना चाहता है कि भाई जावी को रुकना है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एथलेटिक ने एक बहुत ही अच्छे उन्होंने यहाँ पर आर्टिकल लिखा है, और उन्होंने यहाँ पर ये चीज कहा है, बार्सिलोना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जावी को इसलिए रोकना चाहती है क्योंकि बार्सिलोना 2 क्राइटेरिया में मैनेजर्स को ढूंढ रही है। पहले क्राइटेरिया वो ये है कि वो मैनेजर जो कि ड्रेसिंग रूम को संभाल सके, ड्रेसिंग रूम में डिफरेंट पर्सनैलिटीज और क्वालिटीज के प्लेयर्स को एक साथ बैलेंस बना के खिला सके, ये एक अलग हो गया। और दूसरी कैटेगरी वो है जो कि करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स को और ज़्यादा डेवलप कर सके, वही लेवरकूजन, ब्राइटन और ये पोर्चुगीज के जो क्लब्स होते हैं, इनके वाली फिलॉसफी पे। यहाँ पर दूसरी क्राइटेरिया के जो मैनेजर्स हैं उनको यहाँ पर पर्टिकुलरली बार्सा ज़्यादा ढूंढ रही है, और उसमें अवेलेबल मिल नहीं रहा। जो अवेलेबल है वो आने की कोशिश नहीं कर रहा। ऐसे में यहाँ पर बार्सिलोना जावी को मानती है कि वो दूसरे क्राइटेरिया का ही प्लेयर है और मैनेजर है, और उसी को ही रोकने में ज़्यादा भलाई है। लेकिन अगर इन केस यहाँ पर जावी नहीं रुकता और हंसी फ्लिक भी नहीं आता, ऐसे में यहाँ पर भाई बार्सिलोना फैंस थोड़े से नाराज होने वाले हैं। क्योंकि राफा मार्केस जो कि इस समय रिजर्व टीम के मैनेजर हैं और अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वहां अच्छा कर रहे हैं 3rd डिवीजन में, 1st डिवीजन में आके कैसे वो इस चीज को ठीक करने वाला है, ये ऑब्सेशन तो भाई लेपोर्ता ही समझा सकता है। इसी के साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड की, तो भाई रिसेंटली एथलेटिक ने इस चीज को भी पब्लिश कर दिया कि रियल मैड्रिड और लेनी योरो के बीच में आप कह सकते हो कि यहाँ पर काफी ऑप्टिमिज्म का माहौल है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे लिले ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया है लेनी योरो को, लेकिन लेनी योरो अपना कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ रिन्यू नहीं करना चाहता। 2025 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर रियल मैड्रिड सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन बन के निकल रही है, और भी यहाँ क्लब्स होंगे जो कि डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे। इस समय जो प्राइस टैग बताया जा रहा है वो 100 मिलियन, जो पिछली बार उन्होंने बताया था उससे तो कम ही है। ऑब्वियसली भाई देखो, लेनी योरो बहुत बढ़िया प्लेयर है। मैंने जितने भी यहाँ पर ट्विटर वगैरह की बात करें, जितने भी मैंने यहाँ पर इंटरनेट पर उसकी स्काउटिंग रिपोर्ट्स पढ़ी है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। लेकिन 100 मिलियन भाई कोई मतलब ही नहीं बनता। और मेरे को पक्का पता है कि रियल मैड्रिड गिवन द फैक्ट कि एम्बापे, अल्फोंसो डेविस वगैरह सब पे इन्वेस्ट कर रही है, तो यहाँ पर वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 100 मिलियन तो बिल्कुल नहीं देगी। आई थिंक 50 मिलियन। और गिवन द फैक्ट कि रियल मैड्रिड यहाँ पर ऐसा क्लब है कि भाई वो किसी भी दूसरे क्लब को कर सकता है ब्लैकमेल, गिवन द फैक्ट कि भाई 2025 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, भाई फ्री में डोली में बिठा के ले जाएंगे। इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड लेनी योरो को साइन भी कर लेगी और बहुत कम दाम पे भी कर लेगी। ये देखने वाली बात है कि कौन सा और क्लब यहाँ पर लेनी योरो को लुभा सकता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो रियल मैड्रिड ही है।